नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीएसटी पीएचटी या पीआरटी वाला, जिसकी जो आगे अप्रैल में होने की संभावना है। तो हो सकता है आपके पहले हफ्ते में ही हो जाए, पहले सप्ताह में, क्योंकि सीटी वाला जो एग्ज़ाम है ये दोनों आसपास में ही होंगे। तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं, और जिसमें सबसे पहले जो आपके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जैसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाते हैं, और इसके बाद में हम आपके अन्य सब्जेक्ट जो से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको करेंगे। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि अनुसंधान समस्या के महत्व का मूल्यांकन करने में एक महत्वपूर्ण सामाजिक विचार है। समस्या में शोधकर्ता का वास्तविक हित, शिक्षाविदों, माता पिता और सामाजिक कार्यकर्ताओं आदि के लिए निष्कर्षों का व्यवहारिक मूल्य, आवश्यक कौशल क्षमता और शोधकर्ता के ज्ञान की पृष्ठभूमि, शोधकर्ताओं के द्वारा विश्वसनीय और मान्य डेटा प्राप्त करने की संभावना। तो अनुसंधान समस्या के महत्व का मूल्यांकन करने में महत्वपूर्ण सामाजिक विचार कौन से माने गए हैं? कौन से हैं? ये वाले, ऑप्शन 2 वाले, शिक्षाविदों, माता पिता और सामाजिक कार्यकर्ता आदि के लिए निष्कर्षों का व्यवहारिक मूल्यांकन। तो एक अनुसंधान समस्या का सामाजिक महत्व तब होता है जब उसके निष्कर्ष शिक्षाविदों, माता पिता और सामाजिक कार्यकर्ताओं जैसे हितधारकों के लिए उपयोगी होते हैं, और यह सुनिश्चित करता है कि अनुसंधान वास्तविक दुनिया की समस्याओं को संबोधित करता है और सामाजिक परिवर्तन में योगदान देता है। जैसे छात्रों के सीखने के परिणामों पर मोबाइल फोन के उपयोग के प्रभाव पर एक अध्ययन शिक्षाविदों, माता पिता और नीति निर्माताओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 2 जो है इसको माना गया है। और अगर फिर भी आपको अंदाज़ा नहीं लगता है तो ये तुक्का कह सकते हैं, एक तुक्का लगाने वाली बात होती है। तो जो आपको इसमें बड़ी लाइन दिखाई दे उस पर आप सही आंसर कर दो, अगर आपको कुछ भी ना पता हो, कोई भी आंसर ना आता हो, यही नहीं सोच रहा हो कि कौन सा सही आंसर करे कौन सा ना करे, तो जो सबसे बड़ी सी लाइन दिखे उस पर आप टिक कर लो। नेक्स्ट आ जाता है शैक्षिक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? बड़ी समस्याओं की पहचान करना जिन्हें हल करने की जरूरत है, शिक्षा की प्रक्रिया के अंतर्गत आने वाले नए तथ्यों और सिद्धांतों की खोज करना, शिक्षा के उद्देश्य की पहचान करना, विद्यार्थियों की जरूरत को ध्यान में रखकर उन मूल्यों की पहचान करना। तो शैक्षिक अनुसंधान का जो उद्देश्य कौन सा है? और उद्देश्य की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सी आंसर ऑप्शन 2 को लिया गया है। तो शैक्षिक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? शिक्षा की प्रक्रिया के अंतर्गत आने वाले नए तथ्यों और सिद्धांतों की खोज करना। तो शैक्षिक अनुसंधान का प्राथमिक उद्देश्य है शिक्षा से संबंधित नए ज्ञान, सिद्धांत और प्रथाओं की खोज करना, और यह शिक्षकों, प्रशासकों और नीति निर्माताओं को साक्ष्य आधारित निर्णय लेने और शिक्षा में सुधार करने में मदद करता है। जैसे एक अध्ययन जो विभिन्न शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता की तुलना करता है, शैक्षिक अनुसंधान का एक उदाहरण माना गया है। तो इसमें देखें तो यहाँ पर ऑप्शन 2 जो है इसको माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है प्रक्षेपी तकनीक। इसका उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? व्यक्तिगत आत्म वास्तविकता की जरूरत के लिए, व्यक्तिगत आविष्कारशील रुचियों के लिए, व्यक्ति के द्वारा दमित प्रमुख भावनाओं, संघर्ष जो आमतौर पर अचेतन मस्तिष्क में जमा हो जाती है, या फिर व्यक्तिगत नीति के लिए। तो ये जो प्रक्षेपी तकनीक है इसका उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? और इसमें जो ऑप्शन 3 में दिया गया है, व्यक्ति द्वारा दमित प्रमुख भावनाओं, संघर्ष जो आमतौर पर अचेतन मस्तिष्क में जमा हो जाती है। प्रक्षेपी तकनीकें मनोवैज्ञानिक उपकरण हैं जिनका उपयोग किसी व्यक्ति के अचेतन विचारों, भावनाओं और संघर्षों को उजागर करने के लिए किया जाता है, और इन तकनीकों में अस्पष्ट उत्तेजनाओं की प्रतिक्रिया का विश्लेषण करना शामिल है, जैसे कि सही दबा परीक्षण। तो इनसे पहले वाली वीडियो में हमने आपको सही दबा जो परीक्षण बताया था। जैसे कि एक पेज है, पेज को क्या उस पर सही के धब्बे मार दिए जाते हैं। जैसे ये पेज है, इस पर जैसे पहले आती थी सही द्वात वाली, तो ऐसी सही लो और उसके ऊपर धब्बे मार दो, और इस पेज को क्या फोल्ड कर दो, जितनी भी 2-3 तारें जितनी भी लगानी है वो इसको कर दो, और उसके बाद जो इस पर चित्र आकृति उभर के आएगी, तो उसको देखकर फिर बच्चे को बोला जाएगा कि ये जो
जो भी तुम्हें इसमें दिखाई दे रहा है, जैसी भी आकृति तुम्हारी समझ में आ रही है, तो उसके ऊपर आपने कुछ विचार दीजिए। तो वो था सही दबा परीक्षण, हरमन रोसा जोइन के द्वारा ये दिया गया था। तो ये प्रक्षेपी तकनीक जो है ये उसी में आती है। नेक्स्ट आ जाता है डेटा का अर्थ क्या है। तथ्य है, सत्य है, अवलोकन है या अंक प्राप्ति है। तो डेटा का मतलब क्या लिया गया है और इसका अर्थ लिया गया है तथ्य से। तो डेटा तथ्यों या सूचनाओं का एक संग्रह है जिसका उपयोग विश्लेषण और निष्कर्ष निकालने के लिए किया जाता है। डेटा गुणात्मक या मात्रात्मक हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए लगाओ कि एक कक्षा में छात्रों के परीक्षण स्कोर डेटा का एक उदाहरण है। एक कक्षा में छात्रों के परीक्षण स्कोर डेटा का एक उदाहरण है। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीनों से संबंधित नहीं है। अब नहीं वाले क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनमें एक नहीं है तार्किक वैधता, निर्माण, नमूना या पाठ्यक्रम वैधता। तो कौन सा इन तीनों से संबंधित नहीं है। अब तीनों से संबंधित नहीं है कौन सा, ये वाला नमूना वैधता। अब नमूना वैधता जो है कि सांख्यिकी अवधारणा है जो निर्धारित करती है कि एक नमूना जनसंख्या का कितना अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। जबकि अन्य जो तीन विकल्प है यहाँ पर तार्किक वैधता, निर्माण वैधता, पाठ्यक्रम वैधता, तो परीक्षण या मूल्यांकन की वैधता से संबंधित है। जैसे कि यदि एक शोधकर्ता किसी विशेष राज्य में छात्रों के गणित कौशल का अध्ययन करना चाहता है तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि उसका नमूना उस राज्य के छात्रों का प्रतिनिधि है। तो यहाँ पर नमूना वैधता जो है इनसे संबंधित नहीं मानी गई है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर शैक्षिक अनुसंधान में कौन सी तकनीक का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। प्रश्नावली का, साक्षात्कार का, समाजमिति का या अवलोकन का। तो जो शैक्षिक अनुसंधान है सबसे ज़्यादा उपयोग में लाई जाती है तो कौन सी वाली है, ये वाली, अर्थात जो प्रश्नावली है। प्रश्नावली जो है ये शैक्षिक अनुसंधान में डेटा इकट्ठा करने के लिए एक सामान्य उपकरण है और वे शोधकर्ताओं को बड़ी संख्या में प्रतिभागियों से जल्दी और कुशलता से जानकारी इकट्ठा करने की अनुमति देती है। जैसे कि एक शोधकर्ता है छात्रों की सीखने की आदतों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक प्रश्नावली का उपयोग कर सकता है। तो शैक्षिक अनुसंधान का संबंध यहाँ पर क्वेश्चन जो है प्रश्नावली से लिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है वैन डेलन। इनके अनुसार वर्णनात्मक अनुसंधान में क्या शामिल है। वैन डेलन के अनुसार सर्वे अध्ययन, अंतर संबंध अध्ययन, विकास संबंधी अध्ययन या ये सभी। तो वैन डेलन के अनुसार वर्णनात्मक अनुसंधान में क्या आ जाता है। अब इसमें जो है इन सभी को ही लिया गया है। तो ये जो वैन डेलन जो है इनके अनुसार वर्णनात्मक अनुसंधान में सर्वेक्षण अध्ययन, अंतर संबंध अध्ययन, विकास संबंधी अध्ययन ही आ जाते हैं। और वर्णनात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है किसी घटनाओं का यथासंभव सटीक वर्णन करना। जैसे कि एक सर्वेक्षण है, सर्वेक्षण अध्ययन जो किसी विशेष स्कूल जिले में छात्रों की जनसंख्या डेटा का वर्णन करता है, वर्णनात्मक अनुसंधान का एक अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट है आंतरिक बाह्य आलोचनाओं की अवधारणाओं को किस संबंध में जोड़ा गया है। आंतरिक बाह्य आलोचनाओं की अवधारणाओं को अनुसंधान के प्रयोगात्मक डिजाइन की वैधता में, वर्णनात्मक अनुसंधान में, ऐतिहासिक में, साहित्यिक अनुसंधान में। तो आंतरिक बाह्य आलोचनाओं की अवधारणाओं को किस संबंध में जोड़ा गया है। अब कौन सी है, तो ये वाली हो जाएगी ऐतिहासिक अनुसंधान में। तो आंतरिक और बाह्य आलोचना ऐतिहासिक अनुसंधान में उपयोग की जाने वाली तकनीक है ताकि ऐतिहासिक दस्तावेजों की विश्वसनीयता और वैधता का मूल्यांकन किया जा सके। जैसे कि एक इतिहासकार है, एक ऐतिहासिक दस्तावेज की आंतरिक आलोचना का उपयोग यह निश्चित करने के लिए करता है कि लेखक विश्वसनीय था या फिर नहीं, और बाह्य आलोचना का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए कर सकता है कि दस्तावेज प्रमाणिक थे या फिर नहीं थे। तो आंतरिक बाह्य आलोचना की अवधारणाओं का संबंध यहाँ पर ऐतिहासिक अनुसंधान जैसे लिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा गैर पैरामीट्रिक सांख्यिकी परीक्षणों का लाभ नहीं है। तो गैर पैरामीट्रिक सांख्यिकी परीक्षणों का लाभ नहीं है जब आंकड़े अंकों या श्रेणियों के रूप में होते हैं तब उनका उपयोग किया जा सकता है। उन परिस्थितियों में उपयोग किया जा सकता है जहां पैरामीट्रिक परीक्षण लागू होते हैं। वे जनसंख्या वितरण के आकार के बावजूद सटीक संभावना को स्पष्ट करते हैं। वे पैरामीट्रिक परीक्षणों से कम शक्तिशाली हैं।
तो गैर पैरामीट्रिक सांख्यिकीय परीक्षणों का लाभ नहीं है। अब कौन सा नहीं है? ये वाला, कि वे पैरामीट्रिक परीक्षण में कम शक्तिशाली है, तो इसी को क्या है यहाँ पर नहीं माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, शैक्षिक अनुसंधान में किस प्रकार के सांख्यिकीय आंकड़ों का उपयोग किया जाता है? किसमें? शैक्षिक अनुसंधान में। वर्णनात्मक सांख्यिकीय विश्लेषण का, अनुमानित का, दोनों का, या किसी का भी नहीं। तो शैक्षिक अनुसंधान में किस प्रकार के सांख्यिकीय आंकड़ों का उपयोग किया जाएगा? तो इसमें दोनों ही आ जाएंगे। तो शैक्षिक अनुसंधान में वर्णनात्मक और अनुमानित, ये दोनों ही सांख्यिकीय आंकड़ों का उपयोग किया जाता है। वर्णनात्मक आंकड़ों का उपयोग डेटा का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जबकि अनुमानित आंकड़ों का उपयोग जनसंख्या के बारे में निष्कर्ष निकालने के लिए किया जाता है। जैसे कि एक शोधकर्ता है, छात्रों के परीक्षण स्कोर के माध्य और मानक विचलन का वर्णन करने के लिए वर्णनात्मक आंकड़ों का उपयोग कर सकता है, और दो समूहों के बीच परीक्षण स्कोर में महत्वपूर्ण अंतर है या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए अनुमानित आंकड़ों का उपयोग कर सकता है। तो इसमें दोनों ही या इनको माना गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, जब आमने सामने वाली स्थिति में उत्तरदाताओं को प्रश्न प्रस्तुत किया जाता है और विषय की बजाय साक्षात्कारकर्ता प्रश्न को भरता है, तो इसको कहा जाता है। जब आमने सामने वाली स्थिति में उत्तरदाताओं को प्रश्न प्रस्तुत किया जाता है और विषय की बजाय साक्षात्कारकर्ता प्रश्न को भरता है, तो इसको सूची या अनुसूची प्रश्नावली टेस्ट क्या कहा जाएगा? तो क्या कहा जाएगा इसको? अनुसूची। अनुसूची क्या है? अनुसूची एक संरचित साक्षात्कार उपकरण है, जिसमें साक्षात्कारकर्ता उत्तरदाताओं को प्रश्न पूछते हैं और उनके उत्तरों को रिकॉर्ड करते हैं। मतलब जैसे अब ये इंटरव्यू लिया जाता है, तो जैसे कि एक शोधकर्ता किसी विशेष स्कूल जिले में छात्रों की शैक्षिक आवश्यकता के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक अनुसूची का उपयोग कर सकता है। ये इंटरव्यू लगा लो बस एक तरीके से आप। नेक्स्ट है, एक आकलन है। यदि एक छात्र के साथ समान परिणाम हर बार प्राप्त करता है, तो एक आकलन वैध है, अमान्य है, विश्वसनीय या अविश्वसनीय है। जो एक ही छात्र के साथ समान परिणाम हर बार प्राप्त करता है, समान परिणाम, तो इसमें जो है इसको विश्वसनीय माना गया है। विश्वसनीयता क्या है? विश्वसनीयता जो है कि ये परीक्षण या मूल्यांकन की स्थिरता को संदर्भित करता है, और एक विश्वसनीय परीक्षण हर बार समान परिणाम देगा जब एक ही छात्र को प्रशासित किया जाए। उदाहरण के लिए, यदि एक छात्र एक गणित परीक्षा में कई बार अच्छा प्रदर्शन करता है, तो परीक्षा विश्वसनीय होगी। अगला क्वेश्चन है, एक मूल्यांकन है जो माप के लिए क्या उपाय करने की माप करता है? वैध मूल्यांकन की, विश्वसनीय की, अमान्य की, अविश्वसनीय की। एक कौन सा मूल्यांकन है? कौन से वाला है? वैध। तो वैधता क्या है? वैधता जो है कि ये परीक्षण या मूल्यांकन की सटीकता को संदर्भित करती है, और एक वैध परीक्षण वह मापेगा जो उसे मापना चाहिए। जैसे यदि एक गणित परीक्षा वास्तव में छात्रों के गणित कौशल को मापती है, तो परीक्षा वैध होगी। इसके बाद है, शिक्षा में अनुसंधान के महत्व को अंतर्निहित करने का कारण नहीं है। शिक्षा में अनुसंधान के महत्व को अंतर्निहित करने का कारण नहीं है। यह ज्ञान की पुष्टि, परीक्षण और मान्य करने का एक उपकरण है, एक नया ज्ञान के निर्माण का एक शक्तिशाली साधन है। इसका व्यवहार विज्ञान के केंद्र में स्थानांतरण हो गया है। यह शिक्षकों के द्वारा सामना की जाने वाली नई समस्याओं के जवाब प्रदान करता है। तो शिक्षा में अनुसंधान के महत्व को अंतर्निहित करने का कारण नहीं है। अब नहीं है कौन से वाला? ये वाला, कि इसका व्यवहार विज्ञान के केंद्र में स्थानांतरण हो गया है। शिक्षा में जो अनुसंधान महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ज्ञान की पुष्टि, परीक्षण और मान्य करने, नए ज्ञान का निर्माण और एक शक्तिशाली साधन है, और शिक्षकों के द्वारा सामना की जाने वाली कई समस्याओं के जवाब प्रदान करता है। व्यवहार विज्ञान में स्थानांतरण शिक्षा में अनुसंधान के महत्व को अंतर्निहित नहीं करता है। जैसे कि शिक्षा में अनुसंधान शिक्षकों को साक्ष्य आधारित प्रथाओं को लागू करने, छात्रों के सीखने के परिणाम में सुधार करने और शैक्षिक नीतियों को सूचित करने में मदद करता है। तो शिक्षा में अनुसंधान के महत्व को अंतर्निहित करने का एक कारण नहीं है ये वाला, इसका व्यवहार विज्ञान के केंद्र में स्थानांतरण हो गया है। नेक्स्ट आ जाता है माध्य विचलन।
किसका प्रकार है, परिवर्तन का है, सहसंबंध का है, केंद्रीय प्रवृत्ति का है या फिर वितरण का है। तो माध्य विचलन किसका प्रकार है, और माध्य विचलन जो है इसको माना गया है वितरण का। किसका? वितरण का। तो माध्य विचलन डेटा के वितरण का ही एक माप है और डेटा के माध्य से विचलन की औसत मात्रा को दिखाता है। जैसे यदि किसी कक्षा में छात्रों के अंकों का माध्य है 70 और माध्य विचलन है 10, तो इसका मतलब है कि छात्रों के अंक औसतन माध्यम से 10 अधिक विचलित हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्राथमिक डेटा की विश्वसनीयता क्या है। माध्यमिक डेटा की तुलना में हमेशा अधिक विश्वसनीय है, माध्यमिक डेटा की तुलना में कम विश्वसनीय है। डेटा को इकट्ठा मतलब एकत्रण कितने ध्यान से किया गया है इस पर निर्भर करता है, यह डेटा एकत्रण करने वाली एजेंसियों पर निर्भर करता है। तो प्राथमिक डेटा की विश्वसनीयता क्या है, और ये मानी गई है डेटा को एकत्रण कितने ध्यान से किया गया है इस आधार पर। क्योंकि जैसे एक शोधकर्ता है वो छात्रों के एक समूह से प्रश्नावली के माध्यम से डेटा इकट्ठा कर रहा है। यदि प्रश्नावली अच्छी तरह से डिजाइन की गई है और छात्रों को प्रश्न को समझने में कोई समस्या नहीं है तो डेटा अधिक विश्वसनीय होगा। मतलब समझ में भी तो आना चाहिए दूसरे की जिससे क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा स्थितीय औसत है, अंकगणितीय, बहुलक, ज्यामितीय या हार्मोनिक। तो कौन सा स्थितीय औसत है, स्थितीय औसत कौन से वाला है, तो यही है बहुलक। क्योंकि बहुलक क्या है कि स्थितीय औसत है, क्योंकि डेटा सेट में सबसे अधिक बार आने वाले मान को दिखाता है और डेटा के वितरण के केंद्र का एक माप है। जैसे कि एक बहुलक है, एक स्थितीय औसत है, क्योंकि डेटा सेट में सबसे अधिक बार वाले मान को तो दिखाते ही है। यदि कक्षा में छात्रों के अंकों का बहुलक है 80, तो इसका मतलब है कि 80 अंक अन्य की तुलना में अधिक बार आए हैं। तो यह बहुलक मतलब औसत कह सकते हैं आप, औसत कितने हैं। नेक्स्ट इनमें से कौन सा सबसे अस्थिर औसत है, माध्यिका, गणितीय, बहुलक या ज्यामितीय। सबसे अस्थिर औसत कौन सा है, तो कौन से वाला है, यही वाला बहुलक। बहुलक सबसे अस्थिर औसत माना गया है, क्योंकि ये डेटा में छोटे बदलाव से बहुत प्रभावित हो सकता है। यदि डेटा सेट में कुछ मान बदले जाते हैं तो बहुलक पूरी तरह से बदल सकते हैं। यदि किसी कक्षा में छात्रों के अंकों में से कुछ अंक बदल दिए जाते हैं तो बहुलक पूरी तरह से बदल जाता है। जैसे मतलब आपने रिजल्ट तैयार किया है बच्चों का, और एक दो बच्चे के पहले तो आपने रिजल्ट तैयार कर लिया, लेकिन एक दो बच्चों के आपने दोबारा से चेक किए और उसमें जो एक दो बच्चे के नंबर घट गए या बढ़ गए, तो जो औसत था वो भी कम ज़्यादा होगा। जो बच्चा हो सकता है मेरिट में आ रहा था वो न हो। अब जैसे HSC करती है दोबारा से रिवाइज करती है रिजल्ट को, तो कुछ बच्चे उसमें जो पहले पास हो रहे थे वे फेल हो जाते हैं, लिस्ट से बाहर हो जाते हैं, कुछ लिस्ट में नहीं थे वे आ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो रिजल्ट जाओ उसमें भी फर्क पड़ता है। नेक्स्ट है जब कोई शोधकर्ता एक प्रयोग करता है तो यह सुनिश्चित करना चाहता है कि नियंत्रण और प्रयोग समूह के बीच कोई मतभेद होने के कारण न हो। परिकल्पना, प्रयोगात्मक हेरफेर, विषयों के बीच अंतर या परिचालित परिभाषा। तो जब कोई शोधकर्ता एक प्रयोग करता है तो वह सुनिश्चित करना चाहता है कि नियंत्रण और प्रयोग समूहों के बीच में कोई मतभेद होने के कारण न हो। कौन सा कारण? प्रयोगात्मक हेरफेर, ये वाला। जैसे कि एक शोधकर्ता है वो देखना चाहता है कि एक नई दवा छात्रों के सीखने के परिणाम को कैसे प्रभावित करती है, और वह छात्रों को दो समूह में बांटता है, एक नियंत्रण समूह और एक प्रयोग समूह। प्रयोग समूह को नई दवा दी जाती है जबकि नियंत्रण समूह को प्लेसबो दिया जाता है। शोधकर्ता यह सुनिश्चित करना चाहता है कि नियंत्रण और प्रयोग समूह के बीच सीखने के परिणाम में कोई भी मतभेद नई दवा के कारण न हो और न किसी अन्य कारक के कारण हो। तो यहाँ पर जो है ये प्रयोगात्मक हेरफेर जो है इसको सही माना गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर उच्चतम स्कोर में से सबसे न्यूनतम स्कोर घटाकर शोधकर्ता यह निर्धारित करने में सक्षम होता है माध्यिका स्कोर को, स्कोर की रेंज, बहुलक या मानक विचलन। तो उच्चतम स्कोर में से सबसे न्यूनतम स्कोर को घटाकर शोधकर्ता क्या करने में सक्षम है?
स्कोर की रेंज को, ऑप्शन 3 वाले को। यदि किसी कक्षा में छात्रों के अंकों की रेंज है 50, तो इसका मतलब क्या है कि उच्चतम स्कोर और सबसे न्यूनतम स्कोर के बीच 50 अंकों का अंतर है। नेक्स्ट है, शोध में अधिकांश नौसिखिए पीड़ित माने गए हैं। अंधेपन की समस्या से, अधिकांश समस्याओं से, प्रशिक्षण की कमी की समस्या से, या कोई से भी नहीं। तो शोध में अधिकांश नौसिखिए किससे पीड़ित होते हैं, और उनको माना गया है प्रशिक्षण की कमी की समस्या से, ऑप्शन 3 वाला। क्योंकि एक छात्र जब पहली बार शोध कर रहा है तो उसे ये पता नहीं चलता कि शोध प्रश्न कैसे तैयार किया जाएगा, या डेटा कैसे इकट्ठा किया जाएगा, या उसी से लगा लो जैसे कोई नए नए काम शुरू करते हैं तो उसे उसके बारे में उतनी नॉलेज नहीं होती कि ये काम कैसे होगा। तो लेकिन जैसे जैसे जब काम शुरू करता रहता है तो उसके बारे में उसे तजर्बा भी हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है, एक शोध परिकल्पना आमतौर पर शून्य परिकल्पना में परिवर्तित हो जाती है। एक शोध परिकल्पना आमतौर पर शून्य परिकल्पना में परिवर्तित हो जाती है। वह सुरक्षित होता है, इसकी सांख्यिकीय रूप से परीक्षण नहीं किया जा सकता, एक सामान्य कथन है, अस्पष्ट कथन है। तो एक शोध परिकल्पना आमतौर पर शून्य परिकल्पना में परिवर्तित हो जाती है। तो क्या है इसका सही? सही जो है यहाँ पर ऑप्शन 1 से लिया गया है, सुरक्षित है। क्योंकि शोधकर्ता जो है ये देखना चाहते हैं कि एक नई दवा छात्रों के सीखने के परिणाम को कैसे प्रभावित करती है, और वह शून्य परिकल्पना तैयार कर सकता है। नई दवा का छात्रों के सीखने के परिणाम में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन 1 जो है इसको यहाँ पर माना गया था इसमें। नेक्स्ट आ जाता है, इनमें से कौन सी शोध प्रक्रिया की विशेषता नहीं है? अनुभवजन्य दृष्टिकोण, व्यवस्थित प्रयास, नियंत्रित चर, या गंभीर विश्लेषण। तो शोध प्रक्रिया की विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं है? अनियंत्रित चर को ना, जो ऑप्शन 3 में यहाँ पर दी गई है। जैसे कि एक शोध करता है तो देखना चाहते हैं कि एक नई दवा छात्रों के सीखने के परिणाम को कैसे प्रभावित करती है। वह छात्रों को 2 समूह में विभाजित करेगा, एक नियंत्रण में, एक प्रयोग समूह में। सेम वैसे ही तो शोधकर्ता सुनिश्चित करना चाहता है कि नियंत्रण और प्रयोग समूह के बीच कोई मतभेद नई दवा के कारण न हो, और न कि किसी अन्य कारण के कारण हो। तो विशेषता नहीं में पूछा गया था, यहाँ पर शोध प्रक्रिया की विशेषता नहीं है ये वाला, अनियंत्रित चर का होना। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, कौन सा डिस्पर्सन का एक माप नहीं है? रेंज, बहुलक, माध्य विचलन, या मानक विचलन। तो डिस्पर्सन की एक माप नहीं है, कौन से वाली है? अब ये ऑप्शन 2 वाली, बहुलक वाली। तो बहुलक क्या है? ये डेटा वितरण के केंद्र का नाप है, न कि डेटा के प्रसार का। रेंज, माध्य विचलन और मानक विचलन सभी डेटा के प्रसार के माप हैं। नेक्स्ट आ जाता है, स्कूल कॉम्प्लेक्स की अवधारणा का कार्यान्वयन सर्वप्रथम किया था उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, या राजस्थान में। तो कहाँ हुआ था ये? तो इसमें जो है ऑप्शन 4 को माना गया है। तो अर्थात जो राजस्थान जब वहां पर हुआ था स्कूल कॉम्प्लेक्स की अवधारणा का कार्यान्वयन। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन, और इसके बाद फिर हमारे जो आपके हिंदी जो है, हिंदी ग्रामर के जो क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो ये आ जाते हैं। और जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा कि समझदार को खालिस्तानी काफ़ी होता है। अब समझदार को क्या काफ़ी होता है? धमकी, इशारा, कहना, या फिर आदेश। तो क्या होता है समझदार को? तो कह देते हैं कि समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। तो यही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन बी वाला। अगला क्वेश्चन आ जाता है, बेटे की सफलता का समाचार सुनकर पिता का हृदय हो उठा था, कमजोर हो गया था, हर्ष हो गया था, प्रफुल्लित हो गया था, खुशी हो गया था। तो क्या होता है अगर किसी को खुशी मिलती है? तो खुशी तो होगी, प्रफुल्लित होंगे, ऑप्शन सी वाला। तो बेटे की सफलता का समाचार सुनकर पिता का हृदय प्रफुल्लित हो उठा था। नेक्स्ट है, मौसम विभाग ने तूफान आने की दी थी। अब भविष्यवाणी दी थी, घोषणा दी थी, चेतावनी दी थी, या कुछ भी नहीं दिया था। तो मौसम विभाग ने तूफान आने की क्या दी थी? तो तूफान आने की चेतावनी दी थी, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट है, प्रेमचंद की कहानियों में हमें ग्रामीण जीवन की देख को मिलता है, मेला, परछाई, झांकी, या सतरंगी। तो प्रेमचंद की कहानी में हमें ग्रामीण जीवन की क्या चीज़ देखने को मिलती है? क्या चीज़ देखने को मिलती है? तो यह है झांकी, जो ऑप्शन सी में दी गई है।
नेक्स्ट है सीमा पर सैनिकों का जीवन बहुत होता है, मधुर, शौर्य, स्वस्थ या फिर कठोर। तो सीमा पर सैनिकों का जीवन बहुत अधिक क्या होगा, कैसा होता है, कठोर होता है, तो यही हो जाएगा। लाल पीला होना मुहावरे का मतलब क्या है, शर्म महसूस करना, बहुत क्रोधित होना, आलस करना या कुछ भी नहीं करना। तो लाल पीला होने का मतलब क्या है, तो लाल पीला होने का जो यहाँ पर मतलब इसमें लिया गया है, मतलब बहुत क्रोधित होना, यही है। राजेश की बात सुनते ही राजेश, राहुल की बात सुनते ही राजेश लाल पीला हो गया। नेक्स्ट है 4 दिन की चांदनी, कम पुरानी दोस्ती, क्षणिक सुख, उज्जवल रात या खतरा टल जाना। तो 4 दिन की चांदनी क्या है इसका, क्षणिक सुख, फिर क्या देते हैं कि वैसे भी लोकोक्ति भी आती है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो उसको क्या माना गया है, क्षणिक सुख, मतलब जो कुछ ही समय के लिए होता है। नेक्स्ट है बाघ का स्त्रीलिंग कौन सा बनेगा, बाघनी, बाघिन, बागी, कोई सा भी नहीं। तो बाघ का स्त्रीलिंग कौन सा होता है, बाघिन होता है, ये वाला। जिसमें बड़े जंगली जानवर रहते हैं उसे क्या कहा जाता है, मैदान, घोंसला, कंदरा या दलदल। तो जिसमें बड़े जंगली जानवर रहते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, कंदरा, तो कंदरा कहा जाता है उसको। नेक्स्ट है पूजा का विशेषण कौन सा है, पूजा, पूजन, पूज्य, कोई सा भी नहीं। पूजा का विशेषण कौन सा होता है, पूजा का विशेषण लिया गया है पूज्य से, ऑप्शन सी वाला। अब विशेषण क्या है, संज्ञा नाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उनको कहते हैं विशेषण, और विशेषण की विशेषता बताने वाले उनको विशेष्य कहा जाता है। तो पूजा का विशेषण यह बनेगा पूज्य है। नेक्स्ट है यहाँ पर इन प्रश्न में एक वाक्य को 3 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें से एक भाग में त्रुटि है। यदि उस भाग का चयन करें, अन्यथा डी का चयन करें। घोड़ा गाड़ी दौड़ रही थी सड़क ऊपर, कोई भी त्रुटि नहीं है। तो जैसे इंग्लिश में RR वाले क्वेश्चन होते हैं बस वैसे ही सेम। तो इसमें देखें तो कौन से में है, सड़क ऊपर, यही है, क्योंकि क्या होता है, घोड़ा गाड़ी सड़क पर दौड़ रही थी, ऐसे तो कहते हैं, न कि घोड़ा गाड़ी सड़क ऊपर दौड़ रही थी। तो इसका आंसर गलती है, इसमें सड़क पर होता है सर, घोड़ा गाड़ी सड़क पर दौड़ रही थी, ऐसे तो बोलते हैं। नेक्स्ट है किसी भी काम में समय का पाबंदी अनिवार्य है। अब कौन से में है यहाँ पर गलती इसमें, तो किसी भी काम में क्या होती है, किसी भी काम में समय की पाबंदी होती है, न कि समय का पाबंदी, तो यही है, तो यही हो जाएगा इसमें बी वाला। क्या होना चाहिए था यहाँ पर, समय की पाबंदी। नेक्स्ट देख लेते हैं, उस स्थान में एक बहुत बड़ी झील है। अब इसमें भी कौन से में है गलती, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, उस स्थान पर एक बहुत बड़ी झील है, तो क्या होना चाहिए था, उस स्थान पर, न कि उस स्थान में, तो इसी में गलती हो गई यहाँ पर। समय पर सोना और जागना स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, कौन से में गलती है, समय पर सोना और जागना स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, जरूर नहीं जरूरी, तो इसी में गलती हो गई। नेक्स्ट आ जाता है विलोम, जैसे गोपनीय है। अब जब हम इसका विलोम विपरीतार्थक उल्टा बनाएंगे कौन सा बनेगा, गोपनीय का, तो गोपनीय का क्या बनेगा, यही हो जाएगा, पारदर्शी, एक गुप्त बात रखी जाती है, एक सामने आ जाती है, तो गोपनीय पारदर्शी। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा शिथिल से। शिथिल है, इसका मृत, बलवान, चंचल जीव, क्या बनेगा, किसको क्या देते हैं शिथिल, शिथिल का विलोम कौन सा बनेगा, यही बनेगा चंचल। नेक्स्ट है एक रस। अब एक रस का क्या बनेगा, समरस, विविध, कला, कोई सा भी नहीं। एक रस का कौन सा होता है, एक रस मतलब विविध, ये वाला बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है पर्यायवाची बताने हैं यहाँ पर, पादप, पादप है जैसे खाद, पौधा, पशु या कोई सा भी नहीं, इसके पर्यायवाची कौन सा बनेंगे पादप के, तो पादप का क्या होता है, यही है। और ये जो इसको क्या 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 देते हैं, और वृक्ष भी क्या देते हैं,
विटप हो गया, पेड़ हो गया, पादप हो गया, द्रुम हो गया, दरख्त भी कह देते हैं, वृक्ष भी कह देते हैं, पेड़ भी कह देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन गिरी से। अब जो गिरी है इसको वृक्ष, शिव, पर्वत या समुद्र क्या कहा जाएगा गिरी को? तो गिरी के लिए अगर हम देखें तो गिरी को क्या कहा जाता है? पर्वत कह देते हैं हम। इसके अलावा और क्या क्या कहा जाता है इसको? जैसे शैल भी कह देते हैं, नग, भूधर, पहाड़, अंचल, महीधर, गिरी, भूमिधर, तुंग, अद्रि। तो ये सभी भी जाइन को हम कह देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है शिखा से। अब जो यहाँ पर शिखा आया है, शिखा का मतलब क्या है? यहाँ पर कंकड़, चट्टान, पहाड़ी या पहाड़ से शिखा का मतलब क्या है? शिखा जो है वैसे तो जो चोटी जो होती है, तो चोटी जो होती है उसको कह देते हैं चोटी। अब शिखा को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो चूड़ा भी कह देते हैं शिखा को, चूल भी कह देते हैं, चोटी भी कह देते हैं, शिखर जो होता है वो भी कह देते हैं। तो इस प्रकार से इनके नाम हैं। तो ये आप यहाँ पर याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर जो आपके इंग्लिश ग्रामर जैसे के महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो आ जाते हैं, जिसमें आपने लिटल, ए लिटल या द लिटल, तो उसका प्रयोग जो यहाँ पर बताना है कि किस में कौन सा वाला लगेगा। तो जैसे लिटल है, लिटल जो है ये नकारात्मक अर्थ में प्रयोग में आता है, लगभग नहीं के बराबर। और ए लिटल मतलब इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, लिटल से थोड़ा सा ज़्यादा कह सकते हैं आप, ए लिटल में आ जाएगा। और इन दोनों से ज़्यादा ये द लिटल में होता है। तो जैसे यहाँ पर पहला हमारा आया है, देयर इज कॉफ़ी इन दिस कप, तो देयर इज लिटल कॉफ़ी इन दिस कप, तो क्या जाएगा? लिटल जो है, लिटल का प्रयोग यहाँ पर हो जाएगा। तो देयर इज लिटल कॉफ़ी, कौन सी? ए लिटल कॉफ़ी, ए का प्रयोग होगा, देयर इज ए लिटल कॉफ़ी इन दिस कप, थोड़ी सी कॉफ़ी है। नेक्स्ट है, मनी इज नीडेड टू सेव हिज लाइफ, क्योंकि मनी इज नीड टू सेव दिस लाइफ, थोड़े से पैसे क्या है जिंदगी को बदल सकते हैं, बचा सकते हैं। कौन से? थोड़े से पैसे, मतलब ए लिटल, ए लिटिल, मनी इज नीडेड टू सेव हिज लाइफ, एक थोड़े से पैसे जो उसकी जिंदगी को बचा सकते हैं। नेक्स्ट देखें तो मनी शी हैड वाज ऑल स्टोलन, तो जो भी पैसे थे वे सारे क्या है चोरी हो गए, जो थोड़े से पैसे उनके पास थे वे सब चोरी हो गए हैं। तो क्या आएगा? तो द लिटल, मतलब जितने भी थे साथ थोड़े बहुत थे वे सारे के सारे, तो द लिटल का प्रयोग हो जाएगा, द लिटल मनी शी हैड वाज और स्टोलन, जितने भी थोड़े बहुत थे वे सारे के सारे चोरी हो गए। नेक्स्ट है यू हैव मनी। अब इसमें देखें तो क्या आएगा? तुम्हारे पास क्या है? पैसे हैं, कितने? थोड़े से, तुम्हारे पास थोड़े से पैसे हैं, तो क्या हो जाएगा? ए लिटल का प्रयोग यहाँ पर हो जाएगा, यू हैव ए लिटल मनी। नेक्स्ट है, फुलिश स्टूडेंट हैज केयर फॉर हिज लाइफ, एक मूर्ख छात्र को अपने जीवन की बहुत कम परवाह होती है। ए फुलिश स्टूडेंट हैज केयर फॉर हिज लाइफ, तो क्या आएगा? ए फुलिश स्टूडेंट हैज लिटल केयर, तो क्या आ जाएगा? लिटल, मतलब नामात्र की कह सकते हैं। ए फुलिश स्टूडेंट जो मूर्ख जो होता है नामात्र की जो होती है उसे अपने जीवन की परवाह। नेक्स्ट है, मनी ही हैड स्पेंट और हिज ब्रदर्स एजुकेशन, तो जो थोड़े से पैसे उसके पास थे वो सब उसने अपने भाई की शिक्षा पर खर्च कर दिए। तो कौन सा आ जाएगा? मनी ही हैड स्पेंट ओवर हिज ब्रदर्स एजुकेशन, तो लिटल मनी मतलब जो थोड़े से पैसे थे वे सारे सारे, तो द लिटल जो है इसका प्रयोग यहाँ पर हो जाएगा, द लिटल मनी ही हैड स्पेंट ओवर हिज ब्रदर्स एजुकेशन। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर, इफ यू हैव सेव मनी एवरी डे यू कैन गेट ए गुड सम इन ए ईयर, यदि तुम रोज थोड़े थोड़े से पैसे बचाओगे तो साल में अच्छी खासी रकम जमा कर सकते हो। इफ यू हैव सेव मनी एवरी डे मतलब यदि तुम रोज थोड़े थोड़े से पैसे बचाओगे तो क्या जाएगा? ए लिटल, इफ यू सेव ए लिटल मनी एवरी डे यू कैन गेट ए गुड सम इन ए ईयर, तो वही है, एक बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। अगर आप हर रोज 1 रुपये जोड़ोगे तब भी 365 रुपये एक साल में आप जमा कर सकते हैं।
नेक्स्ट है देयर इज होप ऑफ हिज रिकवरी। तो क्या आएगा यहाँ पर, उसके ठीक होने की क्या है, बहुत कम उम्मीद है। देयर इज होप ऑफ हिज रिकवरी, तो नामात्र ही कह सकते हैं, नामात्र की उम्मीद है बस उसके रिकवरी होने की। तो क्या आ जाएगा, जिसमें नामात्र वाला हो लिटल। देयर इज लिटल होप ऑफ हिज रिकवरी। नेक्स्ट आ जाता है नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। अब ये वाक्य भी आता है, अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, ऐसे कह देते हैं। तो क्या आएगा, ए लिटल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। तो थोड़ा ज्ञान क्या है, बहुत खतरनाक होता है। नेक्स्ट है यू हैव एप्रिसिएशन ऑफ गुड पोइट्री। तुम्हें अच्छी कविता की बहुत कम समझ है। तो क्या आएगा, बहुत कम समझ है तुम्हें अच्छी कविता की। तो यू हैव लिटल, नाम मात्र की कह सकते हैं, नाम मात्र की नॉलेज है, तो ऐसे ही होता है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर इसमें क्या है, फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू ये बताने हैं। तो जैसे लीटर वाले थे सेम वही चीज़ है बस ये भी। तो फ्यू क्या है, ये नकारात्मक में आती है, लगभग नहीं के बराबर। जैसे लीटर वाला था बस नाम मात्र का, और इससे थोड़े से ज़्यादा ए फ्यू और इससे थोड़े से ज़्यादा ये होगा। तो ए फ्यू ये सकारात्मक, मतलब इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, नाम मात्र से थोड़ा सा ज़्यादा, 20 से का क्या था जैसे। और द फ्यू हो गया इनसे ज़्यादा, मतलब इन तीनों से। जैसे गुड बेटर बेस्ट का लो, गुड ठीक सा, बेटर इससे ठीक सा, बेस्ट सारों में ठीक सा, तो ऐसा। तो ये नाममात्र का, ये से थोड़ा सा ज़्यादा, ये से थोड़ा सा ज़्यादा। तो इसमें देखें तो मैन आर फ्री फ्रॉम फॉल्स। बहुत कम लोग दोषों से मुक्त होते हैं। मैन आर फ्री फ्रॉम फॉल्स, तो बहुत कम लोग दोषों से मुक्त होते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पर, फ्यू मैन, मतलब नाम मात्र वाले फ्यू, यही आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है बुक्स आर एज ए पॉपुलर एज द गीता। तो गीता जितनी लोकप्रिय, बहुत कम किताबें हैं, मतलब जितनी गीता प्रसिद्ध है उतनी शायद अन्य न हो। तो इसमें क्या आएगा, इसमें भी वही आएगा, फ्यू बुक्स आर एज पॉपुलर एज द गीता। नाम मात्र की बुक है इतनी जो प्रसिद्ध हुई होंगी जितना कि गीता है। नेक्स्ट है मुकेश इज विद मी 4 days। तो क्या आएगा, मुकेश कुछ दिनों के लिए मेरे साथ है। मुकेश इज विद मी फॉर ए फ्यू डेज, ए फ्यू डेज मतलब नाम मात्र से थोड़े से ज़्यादा। तो मुकेश इज विद मी फॉर ए फ्यू डेज, मुकेश कुछ दिनों के लिए मेरे साथ है। जस्ट गुड बुक्स कैन मेक ए मैन वाइस। सिर्फ कुछ अच्छी किताबें एक आदमी को बुद्धिमान बना सकती हैं। वेरी कहावत भी है। तो जस्ट गुड बुक्स कैन मेक ए मैन वाइस। जस्ट ए फ्यू गुड बुक्स कैन मेक ए मैन वाइस। सिर्फ कुछ अच्छी किताबें एक आदमी को बुद्धिमान बना सकती हैं। मिस्टर ठाकुर स्पोक वर्ड्स एंड सेट डाउन। मिस्टर ठाकुर स्पोक वर्ड्स एंड सेट डाउन। तो क्या आएगा, श्री ठाकुर ने कुछ शब्द कहे और बैठ गए। तो कुछ शब्द कहे और बैठ गए, तो क्या आएगा, ए फ्यू। मिस्टर ठाकुर स्पोक ए फ्यू वर्ड्स एंड सेट डाउन। नेक्स्ट है वर्ड्स ही स्पोक वर फुल ऑफ विजडम। वर्ड्स ही स्पोक वर फुल ऑफ विजडम। जो थोड़े से शब्द उन्होंने कहे वे ज्ञान से भरे हुए थे। कहे तो थोड़े ही शब्द लेकिन थे सारे सारे अच्छे, ज्ञान से भरी हुई बातें थी उनमें। तो इसमें देखें तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, द फ्यू वर्ड्स मतलब जितने थोड़े से भी शब्द थे सारे अच्छे। तो द फ्यू वर्ड्स ही स्पोक वर फुल ऑफ विजडम। जितने थोड़े बहुत शब्द उसने बोले थे सारे के सारे बढ़िया थे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हैव आर वाइज एंड डिसिप्लिन। तो क्या आएगा, तो मेरे पास जो थोड़े से छात्र हैं वो बुद्धिमान और अनुशासित हैं। तो क्या बनेगा इसमें, तो द फ्यू स्टूडेंट्स यही आएगा, मतलब जो थोड़े बहुत थे। द फ्यू स्टूडेंट्स आई हैव वाइज एंड डिसिप्लिन। मेरे पास जो थोड़े से छात्र थे या थोड़े से छात्र हैं
वो बुद्धिमान और अनुशासित हैं। नेक्स्ट आ जाता है ईयर्स आई स्पेंट इन दरभंगा वर नॉट हैप्पी। तो दरभंगा में मैंने जो थोड़े से साल बिताए थे वो खुशहाल वाले नहीं थे। तो क्या आएगा यहाँ पर, द फ्यू ईयर्स मतलब जो थोड़े से साल थे, तो यहाँ पर भी द फ्यू का प्रयोग हो जाएगा, द फ्यू ईयर्स आई स्पेंट इन दरभंगा वर नॉट हैप्पी। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो इफ यू स्पेंड, तो क्वेश्चन है इफ यू स्पेंड रुपीज यू कैन गेट गुड पेन्स। अगर तुम कुछ रुपए खर्च करोगे तो तुम्हें अच्छे पेन मिल सकते हैं। इफ यू स्पेंड रुपीज यू कैन गेट गुड पेन्स। अगर तुम कुछ रुपया खर्च करोगे तो तुम्हें अच्छे पेन मिल सकते हैं। इफ यू स्पेंड ए फ्यू रुपीज, तो क्या जाएगा, ए फ्यू रुपीज यू कैन गेट पेन्स। अगर तुम कुछ रुपए खर्च करोगे तो तुम्हें अच्छे पेन मिल सकते हैं। आई हैव रीड बुक्स, तो क्या आएगा, मैंने कुछ किताबें पढ़ी हैं। तो कौन सा बन सकता है यहाँ पर, तो आई हैव रीड ए फ्यू बुक्स, मतलब नामात्र से थोड़ा सा ज़्यादा, तो यही आ जाएगा, आई हैव रीड ए फ्यू बुक्स, मैंने कुछ किताबें पढ़ी हैं। तो इसी प्रकार से हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो फिल इन द ब्लैंक विद वेरी फ्यू और वेरी लिटल में, तो ये भी सेम क्या है, वैसे ही है बस। तो यहाँ पर भी वैसे ही जैसे ये है वेरी फ्यू और वेरी लिटल। तो वेरी फ्यू क्या है, मतलब ये कुछ जो गिनी जा सकती है उन चीज़ों के लिए आता है, लगभग नहीं के बराबर लेकिन जो गिनी जा सकती है उसके लिए आता है। और वेरी लिटल ये जो गिनी नहीं जा सकती उन संज्ञाओं के लिए आता है, लगभग नहीं के बराबर है। दोनों सेम, ये थोड़ी बहुत ही जो गिनी जा सकती है और ये जो थोड़ी बहुत ही गिनी नहीं जा सकती, ये उनके लिए है। तो आई हैव टाइम टू अरेंज दी पार्टी, तो मेरे पास पार्टी की व्यवस्था करने के लिए बहुत कम समय है। तो क्या आएगा, आई हैव लिटल टाइम, मतलब नाम मात्र का, तो क्या जाएगा, आई हैव वेरी लिटल टाइम टू अरेंज दी पार्टी। तो यही आ जाएगा, मतलब नाम मात्र का ही कह सकते हैं आप, वेरी लिटल वाला, वेरी लिटल। डैश स्टूडेंट्स कम टू अटेंड द क्लास, तो बहुत कम छात्र कक्षा में आए हैं। स्टूडेंट्स कम टू अटेंड द क्लास, तो क्या आएगा यहाँ पर, लेकिन क्या है यहाँ पर, ये बहुत कम छात्र हैं, अब वो मतलब गिने जा सकने वाले हैं लेकिन नाम मात्र की, तो क्या जाएगा, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स कम टू अटेंड द क्लास। मनी इज नीडेड फॉर दिस प्रोजेक्ट, ये जो परियोजना जो है इसके लिए बहुत कम पैसे की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है इसके लिए बहुत कम पैसे की ज़रूरत होगी, तो मतलब क्या आएगा यहाँ पर, वेरी लिटल, मतलब गिने तो नहीं जा सकते लेकिन वेरी लिटल मनी इज नीड फॉर दिस प्रोजेक्ट। देयर वर स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो कक्षा में क्या बहुत कम छात्र थे, तो क्या आएगा, देयर वर वेरी फ्यू, तो वेरी फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास। देयर वाज मिल्क इन द पॉट, तो जो पोट जो था, घड़ा बर्तन, उसमें बहुत कम दूध था। तो क्या आना चाहिए यहाँ पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जितने भी उदाहरण है यहाँ पर ये। तो देयर वाज वेरी लिटल, क्योंकि गिन तो सकते नहीं हम, अब कितना सा है, 1 लीटर 2 लीटर वो पता नहीं है, लेकिन है कितना, ना मात्र का ही है थोड़ा बहुत। तो देयर वाज वेरी लिटल मिल्क इन दी पॉट। डैश ऑफ देम वर एनेक्शियस टू सॉल्व दैट सम, तो उनमें से बहुत कम लोग उस प्रश्न को हल करने के लिए उत्सुक थे। तो क्या आएगा, वेरी फ्यू ऑफ देम वर एनेक्शियस टू सॉल्व दैट सम, तो उनमें से बहुत कम लोग उस प्रश्न को हल करने के लिए उत्सुक थे। तो ये तो है फ्यू, तो इसका जो प्रयोग होता है जो गिनने वाले हैं लेकिन नामात्र के हैं, और वेरी लिटल जो होता है वो गिने नहीं जा सकते, वो नामात्र के हैं। इसके बाद है ऑफ दोज स्टूडेंट्स वर इंटेलिजेंट, तो क्या आएगा यहाँ पर,
तो उन छात्रों में से बहुत ही कम बुद्धिमान थे। तो क्या आएगा? वेरी फ्यू ऑफ दोज स्टूडेंट्स वर इंटेलिजेंट। योर फादर हैज़ मनी टू गिव यू। तुम्हारे पिताजी के पास तुम्हें देने के लिए बहुत कम पैसे हैं। योर फादर हैज़ मनी टू गिव यू, तो क्या बनेगा? योर फादर हैज़ वेरी लिटल मनी टू गिव यू। तो क्योंकि बहुत कम पैसे हैं, गिने नहीं जा सकते, तो अगणनीय उसमें आएगा मतलब। तो योर फादर हैज़ वेरी लिटिल मनी टू गिव यू, बहुत ही कम पैसे हैं तुम्हें देने के लिए। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो गर्ल्स वर प्रेजेंट इन दी शो। तो शो में क्या बहुत ही जो कम लड़कियाँ वो उस समय मौजूद थी, वहाँ पर प्रेजेंट थी। तो क्या आएगा? गर्ल्स वर प्रेजेंट इन दी शो। तो क्या आएगा? वेरी फ्यू, बहुत ही कम, नामात्र की लड़कियाँ थी वहाँ पर शो में। देयर इज मिल्क टू प्रिपेयर, तो चाय बनाने के लिए क्या है? बहुत ही कम दूध मतलब मौजूद है, उस समय है। तो क्या आएगा? देयर इज वेरी लिटिल मिल्क टू प्रिपेयर टी। चाय बनाने के लिए क्या है? बहुत ही कम दूध है। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर, इसमें जो है वॉल, ऑल और वॉल, ये वाला ऑल का मतलब क्या है? ऑल सभी को कह देते हैं, ऑल में तो सारे आ जाएंगे, मतलब सब के लिए, बहुवचन संज्ञा के लिए ऑल। और ये जो वॉल है ये एक वचन संज्ञा के लिए, और इसका मतलब ये पूरा से है, और ये ऑल मतलब ये सब से है। तो इसमें देखें तो द वर्ल्ड नो द फैक्ट ऑफ टेररिज्म, पूरी जो दुनिया है वो आतंकवाद के तथ्य को जानती है। तो यहाँ पर ऑल तो हम लगा नहीं सकते, द ऑल वर्ल्ड, तो क्या आएगा? द होल वर्ल्ड, क्या आएगा? द होल वर्ल्ड नोज द फैक्ट ऑफ टेररिज्म। नेक्स्ट है द स्टूडेंट्स वर एब्सेंट, सभी छात्र अनुपस्थित थे। तो यहाँ हम क्या कहते हैं? पूरा, या तो कहते नहीं कि पूरे छात्र एब्सेंट थे, ये कहते हैं कि सब छात्र जो है एब्सेंट थे, मतलब क्या आ जाएगा? ऑल द स्टूडेंट्स वर एब्सेंट। मैन आर मॉर्टल, सभी जो मनुष्य हैं वो क्या है? नश्वर हैं। ये तो नहीं कहते हैं कि पूरा मनुष्य नश्वर है, ये कहते हैं कि सब मनुष्य हैं। तो क्या आ जाएगा? सब में, सब के लिए ऑल का प्रयोग करते हैं हम, या वॉल का क्या करते हैं? ऑल का प्रयोग। द फील्ड रैंग विद द शाउट ऑफ जॉय, पूरा जो मैदान था वो खुशी के नज़ारों से गूंज उठा था। द फील्ड रैंग विद द शाउट्स ऑफ जॉय, तो पूरा मैदान खुशी के नारों से गूंज उठा था। ये तो नहीं कहते हैं कि सब मैदान, कहते हैं पूरा का पूरा मैदान भरा हुआ था, ऐसे बोलते हैं। तो क्या आ जाएगा? वॉल। द वॉल फील्ड रैंग विद द शाउट्स ऑफ जॉय। द कंट्री इज बर्निंग इन द फायर ऑफ टेरर, पूरा देश जो था वो आतंकवाद की आग में जल रहा है, न कि ये तो कहते हैं कि सब देश जल रहा है, कहते हैं कि पूरा देश जल रहा है। तो द वॉल कंट्री, यही आता है, द वॉल कंट्री। नेक्स्ट देख तो हिज बॉडी वाज कवर्ड, तो उसकी जो बॉडी जो थी, मतलब उसका पूरा शरीर ढक हुआ था, ऐसे कहते हैं। ये तो नहीं कहते कि उसका सब शरीर ढक हुआ था, ये कहते हैं कि उसका पूरा पूरा जो शरीर है वो ढका हुआ था या ना ढका हुआ था, ऐसे कहते हैं। तो क्या आ जाएगा? वॉल, हिज वॉल बॉडी वाज कवर्ड। नेक्स्ट देखें तो द मनी हैज़ बीन स्टोलन, जो पैसे जो थे सारे पैसे चोरी हो गए हैं, ऐसे कहते हैं द मनी हैज़ बीन स्टोलन। तो क्या आता है? ऑल, मतलब सब, जितने भी पैसे थे ऑल, सब पैसे चोरी हो गए। ये तो नहीं कहते हैं कि पूरे पैसे चोरी हो गए, तो कहते हैं कि ऑल द मनी हैज़ बीन स्टोलन। नेक्स्ट है द बिहार, द डैश ऑफ बिहार इज सफरिंग फ्रॉम फ्लड्स, तो पूरा जो बिहार है वो बाढ़ से पीड़ित है। ये तो कहते हैं कि सब बिहार फ्लड से पीड़ित है, ये कहते हैं कि पूरा बिहार है। तो क्या आ जाएगा? वॉल बिहार, द वॉल ऑफ बिहार इज सफरिंग फ्रॉम फ्लड्स। द विलेज वाज डिटरमाइंड टू डिसमिस द हेडमैन, पूरा गांव जो मुखिया को बर्खास्त करने के लिए दृढ़ था। तो ये पूरा गांव ही कहते हैं, तो कहते हैं कि सब गांव था, तो ये कहते हैं कि पूरा गांव था। तो क्या आ जाएगा? द वॉल विलेज वाज डिटरमाइंड टू डिसमिस द हेडमैन। गर्ल्स आर ब्रेव, सभी लड़कियां बहादुर हैं। ये तो कहते हैं कि पूरी लड़कियां बहादुर हैं, ये कहते हैं कि सब लड़कियां बहादुर हैं। तो ऑल गर्ल्स आर ब्रेव। तो इस प्रकार से जो हमारी क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो भी इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।